हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, एक बार फिर से लेकर आया हूँ उत्तराखंड जीके टेस्ट का एक अन्य भाग, जहाँ पर देखेंगे उत्तराखंड विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य जो कि महत्वपूर्ण होते हैं उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जहाँ पर भी उत्तराखंड विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का उत्तराखंड जीके टेस्ट का एक अन्य भाग, उत्तराखंड जीके टेस्ट। हमारा आज का पहला प्रश्न है, लाखों डीआर के शैल चित्रों को किस युग का माना जाता है? तो देखिए, अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हमें लाखों डीआर के शैल चित्र, जो कि महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के पुरातत्व इतिहास की जानकारी के लिए। ये शैल चित्र किस युग के माने जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं उत्तराखंड के शैल चित्र। ठीक है, किस काल से? मध्य पाषाण काल से। अब देखिए, अगर हम लाखों डीआर की बात करें तो अल्मोड़ा में स्थित है लाखों डीआर के शैल चित्र, और अल्मोड़ा में भी ये है सुयाल नदी के तट पर। एक नदी बहती है सुयाल, इस सुयाल नदी के तट पर है लाखों डीआर के शैल चित्र, जिनकी खोज हुई थी 1968 में। 1968 में मशहूर इतिहासकार या प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर MP जोशी ने इनकी खोज की थी। इन चित्रों की विशेषता ये है कि ये ज्यामितीय आकार के हैं, गणितीय यहाँ पर हमें इनका चित्रण मिलता है ज्यामितीय रूप में। ठीक है, ज्यामिति का प्रयोग यहाँ पर मिलता है, और 3 रंगों में ये चित्र रंगे गए हैं। 3 रंगों में अगर हम देखें तो काले, सफ़ेद और लाल या कत्थई, इन 3 रंगों में ये चित्र यहाँ पर चित्रित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में कुनिंदों को क्या कहा गया है? आप जानते हैं कुनिंद एक महत्वपूर्ण सत्ता है जिसने उत्तराखंड के क्षेत्रों पर शासन किया है। इसी पर पाणिनि की अष्टाध्यायी में कुनिंदों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अगर पाणिनि की अष्टाध्यायी की बात करें तो कुनिंदों के लिए कुलुन शब्द का प्रयोग किया है। देखिए, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है मशहूर व्याकरण की किताब है। व्याकरणीय थे पाणिनि, और उनकी प्रसिद्ध किताब व्याकरण पर आधारित है अष्टाध्यायी। ठीक है, और बहुत प्रसिद्ध ये किताब है, आज तक भी बहुत, मतलब ये पुस्तक आज तक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज तक भी अपना जो कद है इसका वो घटा नहीं है। ठीक है, व्याकरण के क्षेत्र में। अगली हम बात करें तो एक शब्द यहाँ पर है पुलिंद। तो पुलिंद जो शब्द है ये हमें देखने को मिलता है अशोक के कालशी शिलालेख में, जो कि टॉस और यमुना के तट पर स्थित है। इस शिलालेख में कुलिंदों के लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न है, कुषाणों की 44 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो कुषाण शासकों की 44 स्वर्ण मुद्राएं एक ही स्थान से प्राप्त हुई हैं उत्तराखंड में। कहाँ से कुषाण शासकों की ये 44 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो है ऋषिकेश। देखिए, ऋषिकेश से इतनी बड़ी मात्रा में कुषाण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जो कि या तो हुइस्क या कनिष्क से संबंधित हैं तो ये कुषाणों से संबंधित ही। अगर हम बात करें कुषाणों की मुद्राओं की, तो उत्तराखंड में कुछ क्षेत्रों से ये मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। देखिए, कुषाणों की जो मुद्राएं हैं वो मोरध्वज से भी मिली हैं। ठीक है, मोरध्वज, जिसे आप कोटद्वार कहते हैं, लेकिन यहाँ से 44 मुद्राएं प्राप्त नहीं हुई हैं, इसलिए क्वेश्चन में ऑप्शन देख के आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, दूसरा जो स्थान है वो है काशीपुर से भी प्राप्त हुई है, काशीपुर जो कि है हमारे उधम सिंह नगर में। और तीसरा स्थान है वीरभद्र, जो है मुनिकीरेती ऋषिकेश में ही। मुनिकीरेती ऋषिकेश से ही कुछ किलोमीटर आगे है, जिसे वीरभद्र भी हम ऋषिकेश को कहते हैं, इसलिए कहीं पर ऑप्शन में अगर वीरभद्र आए तो वो भी सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, घर किसका उपन्यास है? तो एक उपन्यास हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो है घर। ये घर देखिए किसका उपन्यास है? मनोहर श्याम जोशी, लीलानंद कोटनारा, सुमित्रा नंदन पंत या विद्यासागर नौटियाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है सुमित्रा नंदन पंत। देखिए, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक उत्तराखंड के सुमित्रा नंदन पंत ही घर उपन्यास के लेखक हैं। अगर बात करें सुमित्रा नंदन पंत की, तो इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो इनके जन्म से संबंधित पूछे जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 20 मई को। ठीक है, 20 मई वो 1900 में इनका जन्म हुआ, और कौसानी में ये जन्मे थे। अगर इनकी हम बात करें तो इनको जो प्रसिद्ध सम्मान प्राप्त हुए हैं, तो इनकी जो एक पुस्तक थी चिदम्बरा, उसे ज्ञानपीठ मिला है। ठीक है, चिदम्बरा को ज्ञानपीठ सम्मान मिला है, और ये मिला था 1968 में। ठीक है, और जो इन्हें साहित्य अकादमी, जिस साहित्य अकादमी में इन्हें प्राप्त हुआ है, साहित्य अकादमी में इनकी जो पुस्तक थी वो थी कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, कला और बूढ़ा चांद, इसको मिला था साहित्य अकादमी, और ये मिला था 1960 में। 1960 में साहित्य अकादमी इन्हें प्राप्त हुआ था। अगर देखिए इनके बारे में अगर हम अन्य फैक्ट देखें तो इन्हें पद्म भूषण भी मिला है, और पद्म भूषण जो इन्हें मिला है, ठीक है, पद्म भूषण से भी इन्हें नवाजा गया है, और 1961 में इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया था दोस्तों। चलिए,
और एक अन्य फैक्ट इनके बारे में देखते हैं। 2015 में क्या हुआ, 2015 में भारत सरकार ने इन पर डाक टिकट जारी किया। ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष एरीज को नैनीताल स्थानांतरित किया गया। तो देखिए, एरीज एक संस्था है, ये किस वर्ष नैनीताल में स्थानांतरित हुई। तो इसका वो जो सही आंसर है वो है दोस्तों, देखिए 1955। अगर हम एरीज की बात करें तो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, इसका फुल फॉर्म है एरीज का, ठीक है। क्या है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान। तो ये जो शोध संस्थान है ये नैनीताल स्थानांतरित किया गया था 1955 में। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में और ये हुई थी वाराणसी में, ठीक है। वाराणसी में इसकी स्थापना हुई और 1954 में ही इसे 55 में इसे एक सिटी के एक वर्ष बाद स्थानांतरित कर दिया गया नैनीताल। और नैनीताल में भी जो जगह जिस जगह ये स्थानांतरित हुआ था वो था शेर का डांडा, ठीक है, शेर का डांडा। लेकिन 1961 में ये फिर यहाँ से दूसरी जगह चला गया। 61 में इसे स्थापित किया गया मनोरा हिल पर, पीक पर, ठीक है। जो मनोरा पीक या मनोरा जो पर्वत, सॉरी जो मनोरा जो पीक है वहाँ पर इसे स्थापित किया गया, जहाँ पर ये आज भी विद्यमान है। 1961 में ये हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, पंडित नैन सिंह रावत का गृह जनपद है। तो देखिए, पंडित नैन सिंह रावत महान सर्वेयर जिन्होंने अंग्रेजों हेतु हिमालय का सर्वेक्षण किया था, मानचित्र बनाए थे अंग्रेजों के लिए, नेपाल से तिब्बत तक का सर्वेक्षण किया था, आप जानते हैं। और जो तिब्बत की राजधानी है लहासा, उसका विस्तृत विवरण भी दिया था इन्होंने। तो पंडित जो नैन सिंह रावत हैं उनका संबंध किस जिले से है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है, देखिए, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले से संबंधित है पंडित नैन सिंह रावत। पंडित नैन सिंह रावत की बात करें तो 1830 का इनका जन्म है। इन्होंने अंग्रेज़ों के लिए बहुत सारा कार्य किया। इन्होंने जो लहासा का विस्तृत विवरण अंग्रेज़ों को दिया, उसका मानचित्र दिया। 1875 में इन्होंने तिब्बत की ये मतलब ऐतिहासिक यात्रा की थी, जिसके लिए ये प्रसिद्ध रहे। इन्होंने तिब्बत से लेकर नेपाल तक का संपूर्ण क्षेत्र नापा। और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दुनिया को पहली बार बताया था कि जिस नदी को हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं भारत में, वही सांगपो, और जिसे हम अरुणाचल प्रदेश में सांगपो कहते हैं, उसका उद्गम तिब्बत में है। वो एक ही नदी है जिसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और ऊपर जिसे सांगपो कहा जाता है वो एक ही रिवर है, ठीक है। इन्होंने हमें बताया था। अगर हम बात करें अंग्रेज़ों के समय इनके जो ये कीर्ति स्थापित इन्होंने की थी, उस समय अंग्रेज़ों ने इन्हें कई सारे पुरस्कारों से नवाजा था। और एक पुरस्कार होता है कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर। तो ये एक पुरस्कार या एक गोल्ड मेडल भी इन्हें दिया गया था ब्रिटिश एम्पायर द्वारा। यूरोप के कई सारे देशों के द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया गया था इनके इस साहसिक प्रयास के लिए, ठीक है। उस समय जो तिब्बत में जाना बहुत मुश्किल हुआ करता था, वहाँ किसी भी विदेशी का प्रवेश वर्जित रहता था। उस समय भी इन्होंने छुपकर पूरे तिब्बत का सर्वेक्षण कर डाला। और बाद में जब मशीनी युग आया तो सर्वेक्षण बिल्कुल सही एक्यूरेट पाया गया, इसलिए इनकी बहुत चर्चा होती है, ठीक है। इन पर अगर हम बात करें, कुछ पुस्तकें इन पर लिखी गई हैं। उन पुस्तकों का नाम देखिए, एक है एशिया की पीठ पर, ठीक है। एशिया की पीठ पर वो लिखी है शेखर पाठक और उमा भट्ट ने, जो इन पर लिखी है। और दूसरी है द पंडित्स, ठीक है। द पंडित्स जो पुस्तक है वो इन पर लिखी है डेरेक वॉलेर ने। डेरेक वॉलेर एक व्यक्ति हैं, इन्होंने द पंडित्स पुस्तक लिखी है पंडित नैन सिंह रावत पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है, डॉक्टर भैरवदत्त जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो उत्तराखंड के एक वैज्ञानिक ही हम समझ सकते हैं, है डॉक्टर भैरवदत्त जोशी। किस क्षेत्र या किस विज्ञान से संबंधित ये है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है, देखिए, कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान से संबंधित है डॉक्टर भैरवदत्त जोशी। और भैरवदत्त जोशी की बात करें तो जो मुख्य इनकी विशेषता है वो है शीतोष्ण फसलों की आनुवांशिकी जो संसाधन होता है संबंधी खोज इन्होंने किया। मतलब जो इनका वो रहा है, खोज रही है, वो शीतोष्ण फसलों से संबंधित रही है, उनकी आनुवांशिकी से संबंधित रही है। इसी क्षेत्र में इन्होंने कार्य भी किया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफर अनूप शाह को पद्मश्री कब मिला। तो उत्तराखंड के मशहूर फोटोग्राफर हैं अनूप शाह। उत्तराखंड के ही नहीं, विश्व के सबसे प्रसिद्ध फोटोग्राफर्स में से एक है अनूप शाह। देखिए, अनूप शाह का जो गृह जनपद है वो है नैनीताल। अगर हम बात करें इन्हें कब पद्मश्री दिया गया फोटोग्राफी के लिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है 2019 में, देखिए, इन्हें पद्मश्री दिया गया है। अगर हम बात करें फोटोग्राफर अनूप शाह की, तो इनकी दो मुख्य पुस्तकें भी हैं, और जिसमें से पहली है 1993 में प्रकाशित हुई थी पहली पुस्तक। नाम ध्यान से सुनिएगा। पहली पुस्तक का नाम है कुमाऊं हिमालयन टेम्पटेशंस। कुमाऊं हिमालयन टेम्पटेशंस। ये एक पिक्टोरियल है। पिक्टोरियल का मतलब है पिक्चर वाली पूरी एक किताब है, जिसमें पिक्चरों के माध्यम से एक चित्र मतलब लगातार क्रम वाइज होंगे
जिससे इस किताब जो जिस टाइप की किताब होगी, ठीक है, चित्रित किताब होगी ये पूर्ण रूप से। दूसरी 1993 में इनकी पुस्तक आई थी, वो थी नैनीताल द लैंड ऑफ वुड ट्रम्पेट एंड सॉन्ग्स, ठीक है। तो नैनीताल द लैंड ऑफ वुड ट्रम्पेट एंड सॉन्ग्स, ये भी पुस्तक थी और ये भी पिक्टोरियल ही थी, पिक्चरों वाली बुक थी, ठीक है। तो ये थे फोटोग्राफर अनुसार से संबंधित कुछ तथ्य। अगला प्रश्न है, स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली प्रथम दलित महिला थी। तो स्नातक देखिए, ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने वाली उत्तराखंड की प्रथम दलित महिला होना चाहिए था। कौन है इनमें से, कौन वो महिला थी जिन्हें ये गौरव प्राप्त है या जिन्होंने ये मतलब अचीवमेंट हासिल की थी? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है लक्ष्मी देवी टम्टा, या लक्ष्मी टम्टा भी हम इन्हें कहते हैं। देखिए, इन्हें कुमाऊं शिल्पकार समाज की प्रकाश स्तंभ भी कहा गया है कहीं कहीं पर। तो कुमाऊं शिल्पकार समाज से संबंधित हैं और कुमाऊं शिल्पकार समाज की प्रकाश स्तंभ कहा जाता है लक्ष्मी टम्टा को, जो कि 1934 में ये ग्रेजुएट हुई थी। 1934 में इनके बारे में जान लीजिए। और ग्रेजुएट हुई थी ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, ठीक है, काशी हिंदू, जिसे हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं, वहाँ से ये ग्रेजुएट हुई थी। और 1938 में यहीं से ये पोस्ट ग्रेजुएट भी हुई, मास्टर्स भी इन्होंने किया था मनोविज्ञान में, ठीक है, मनोविज्ञान में MA किया था इन्होंने। तो यही पहली ग्रेजुएट भी है और पोस्ट ग्रेजुएट भी यही है। इनकी अगर हम बात करें तो 1935 में आपको पता है एक अखबार निकला था, अखबार था समता, जो अल्मोड़ा से निकला था और बहुत प्रसिद्ध अखबार था। शिल्पकार वर्ग के अधिकारों की बात ये अखबार किया करता था। तो इसी अखबार की संपादक रही थी लक्ष्मी देवी टम्टा। तो मुझे तो लगता है कि लक्ष्मी देवी टम्टा शायद उत्तराखंड की पहली दलित महिला संपादक होने के साथ साथ कहीं ऐसा ना हो कि उत्तराखंड की पहली महिला संपादक भी यही हों। लेकिन अभी तो हम मान के चल रहे हैं कि दलित महिला संपादक तो यही थी, लेकिन अगर कहीं से पता चला कि पहली महिला भी थी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कालू तड़ागी किसका सेनापति था? तो यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है कालू तड़ागी। तो देखिए, कालू तड़ागी किसका सेनापति था? तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर है सोमचंद, जो कि चंद वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने चंद वंश की स्थापना चंपावत के समीप की थी। एक छोटे से क्षेत्र में इन्होंने चंपावत की स्थापना की थी, उसी के सेनापति थे कालू तड़ागी। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की जो स्थापना यहाँ पर की थी स्टार्टिंग में, वो इन्हीं ने की थी, सोमचंद ने। और इनका जो सेनापति था कालू तड़ागी, इसी की सहायता से इन्होंने अपने राज्य को हल्का सा विस्तार दिया था। इन्होंने कालू तड़ागी की सहायता से सुई किले की विजय की थी और यहाँ की जो रौत राजा था, यहाँ का जो खस राजा था, उसे यहाँ से भगा दिया था और विजित कर दिया था इस क्षेत्र को, ठीक है। अगला प्रश्न है, लंदन फोर्ट किस ज़िले में स्थित है? तो एक फोर्ट है, एक किला है लंदन फोर्ट। तो इन सब ज़िलों में से किस ज़िले में स्थित था लंदन फोर्ट या है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है, देखिए, पिथौरागढ़ शहर के मध्य में स्थित है लंदन फोर्ट, जो कि एक किला है। अगर हम बात करें लंदन फोर्ट की दोस्तों, तो 1791 में जब 1790 के टाइम पे कुमाऊं पर विजय हासिल की थी गोरखों ने, तो 1791 में एक किला बनाया था जिसका नाम था बाउल की गढ़, ठीक है, बाउल की गढ़ या ऐसा कुछ नाम है। ये ऐसा किला एक बनाया था गोरखों ने पिथौरागढ़ में। देखिए, 1740 में इसके बाद अंग्रेज़ों ने गोरखों को यहाँ से भगाया और 1840 में इस किले का नाम रख दिया था लंदन फोर्ट, ठीक है। और अब जो ये किला है इसका नाम अब बदला जा रहा है और इसका नाम अब रखा गया है या रखा जा रहा है या रख चुके हैं, वो है सौरगढ़, ठीक है। अब इसका नाम हो चुका है सौरगढ़। तो यही बाउल की गढ़ पहले लंदन फोर्ट बना और अब ये सौरगढ़ बना, ठीक है। ये है बाउल की गढ़। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड जो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राकृतिक घटनाओं की जानकारी देता है, तो उसकी जो स्थापना हुई थी, उसका जो सही आंसर है वो है 2005 में स्थापित हुई थी उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। देखिए, आपने सुना होगा कि जो आपदा पिछले साल आई थी फरवरी में, रैणी गांव के पास में जो ऋषिगंगा घाटी में जो आपदा आई थी, इस आपदा के आसार बहुत पहले ही उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र ने दिए थे कि यहाँ ऊपर ग्लेशियर टूट रहे हैं और झीलें बनी हुई हैं, तो इसका जिक्र उन्होंने किया था। हालांकि हम या हमारे राजनेता या हमारे मतलब जो लोग हैं जिन्होंने नीतियाँ बनानी है, वो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ऐसी आपदाओं की जानकारी हमेशा पहले मिल जाती है। केदारनाथ आपदा की जानकारी भी भूगर्भ विज्ञान जो है हमारा वाडिया इंस्टीट्यूट, उसने पहले ही दी थी, ऐसा कुछ तथ्य, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, चमोली के घाट के समीप कौन सी नदी मंदाकिनी से संगम बनाती है? देखिए, चमोली का जो घाट क्षेत्र है
वो नंदाकिनी नदी के तटों पर स्थित है, मतलब नंदाकिनी नदी के समीप स्थित है और वहाँ पर कोई अन्य नदी नंदाकिनी के साथ संगम बनाती है। तो इसका सही आंसर जो इन 4 नदियों में से होगा, देखिए चुफल्या घाट, अमृत घाट, पुनाड़ घाट या अड्डा घाट। तो इस पर जो सही आंसर है वो है चुफल्या घाट। देखिए चुफल्या घाट जो कि सहायक नदी है नंदाकिनी की, वो घाट के समीप नंदाकिनी से संगम बनाती है। ठीक है, नंदाकिनी की बात करें तो नंदा घूंटी से निकलती है नदी है और इसकी एक अन्य सहायक नदी है पुनाड़ घाट। ठीक है, पुनाड़ घाट भी नंदाकिनी की ही सहायक नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कौनपुर नाम का गढ़ किस गढ़ के समीप स्थित था। तो एक गढ़ यहाँ पर है कौनपुर गढ़। तो किस गढ़ के समीप स्थित था, तो कौनपुर गढ़ की अगर हम बात करें तो कौनपुर गढ़ जो स्थित था वो था चांदपुर गढ़ के थोड़ा सा ऊपर पे, मतलब चांदपुर गढ़ की थोड़ा से अंदर ही स्थित था, उसकी कुछ दूरी पर ही स्थित था चांदपुर गढ़। और कहा जाता है कि कनकपाल का गढ़ हुआ करता था कौनपुर गढ़, कनकपाल का ही गढ़ था। चांदपुर गढ़ भी कनकपाल का ही गढ़ था और कौनपुर गढ़ भी कनकपाल ने ही बनवाया था। ठीक है, तो ये है कौनपुर गढ़ जो कि है चांदपुर गढ़ के अंदर। और चांदपुर गढ़ कहाँ पर है, तो चमोली में जो आदि बद्री के समीप स्थित है चांदपुर गढ़। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कुमाऊं के सिंहासन पर 2 बार बैठने वाला चंद था। देखिए कुमाऊं के संपूर्ण इतिहास में, चंद वंश के पूर्ण इतिहास में एक शासक ऐसा भी आया जो कुमाऊं के सिंहासन पर 2 बार बैठा। तो इसका सही आंसर कौन है, देवी चंद, मोहन चंद, महेंद्र चंद या दीप चंद। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है मोहन चंद, जिसका रियल नाम था मोहन सिंह रौतेला। जो मोहन चंद था यही कुमाऊं के इतिहास में 2 बार गद्दी पर बैठा, क्योंकि इसने एक बार दीपचंद को अपदस्थ किया था, दीपचंद को हटाकर इसने गद्दी छीनी थी। उसके बाद शिवदेव जोशी ने इसे फिर से हराया गढ़वाल शासक की मदद से, लेकिन दूसरी बार ये फिर वापस आया और इसने फिर गद्दी पर कब्जा किया था। ठीक है, और कुमाऊं का जो अंतिम शासक था वो था महेंद्र चंद, जिसे 1790 में गोरखों ने अपदस्थ किया था। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है गौरा देवी को वृक्षमित्र पुरस्कार किस वर्ष मिला। देखिए महान, अगर हम माने, अगर रियल में जो ज़मीनी कार्यकर्ता होते हैं, जो ज़मीनी तौर से काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो वो है गौरा देवी, जिन्होंने चिपको आंदोलन जैसे मूवमेंट को अनजाने में ही सही लेकिन जन्म दिया। उन्हें नहीं पता होगा कि ये मूवमेंट दुनिया में इतना बड़ा नाम हो जाएगा इस आंदोलन का, लेकिन एक छोटे उनके द्वारा किए गए एक छोटे से गाँव से शुरू इस आंदोलन का इतना बड़ा नाम हो जाएगा, लेकिन हुआ। और देखिए इन्हें वृक्षमित्र पुरस्कार इसके लिए दिया गया था 1986 में। 1986 में इन्हें वृक्षमित्र पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, गौरा देवी को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मित्रता की यात्रा किसकी पुस्तक है। तो पुस्तक है मित्रता की यात्रा। देखिए मित्रता की यात्रा जो पुस्तक है वो है नारायण सिंह थापा की। नारायण सिंह थापा की अगर हम बात करें तो एक फिल्म निर्माता है नारायण सिंह थापा। कई सारी डॉक्यूमेंट्रियाँ इन्होंने बनाई है, उत्तराखंड में इन्होंने 7 डॉक्यूमेंट्रियाँ बनाई हैं, जिनमें से जो पहली डॉक्यूमेंट्री थी वो थी देखिए डिब्रूगढ़ की बाढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़ की बाढ़, डिब्रूगढ़ असम में है ना, डिब्रूगढ़ की बाढ़। और देखिए इनकी एक अन्य जो डॉक्यूमेंट्री है वो थी क्या, मित्रता की यात्रा है। और द बॉय फ्रॉम लम्बाटा इनकी एक आत्मकथा है। द बॉय फ्रॉम लम्बाटा पिथौरागढ़ से संबंधित व्यक्ति हैं। ठीक है, द बॉय फ्रॉम लम्बाटा इनकी आत्मकथा है। लम्बाटा एक स्थान है, यहाँ ये इनकी आत्मकथा है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न गगास किसकी सहायक नदी है। तो गगास एक नदी है, कुमाऊं में ये बहती है, रानीखेत इसके समीप स्थित है इस नदी के। तो गगास जो सहायक नदी है वो है देखिए इनमें से पश्चिमी रामगंगा की, पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है गगास। अगर बात करें पश्चिमी रामगंगा की अन्य सहायक नदियों की, तो उसमें अन्य जो नदियाँ मिलती हैं वो है बिरमा और दूसरी है बिनो। देखिए बिनो को आप जानते होंगे, बिनो जो नदी है ये निकलती है दुधा तोली श्रेणी से 5 नदियाँ जो निकलती हैं उन्हीं में से एक है बिनो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए लैंड्स एंड नामक स्थान कहाँ पर स्थित है। एक स्थान है लैंड्स एंड, तो ये स्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, लैंड्स एंड जो स्थित है वो है नैनीताल में। नैनीताल में ऐसा लैंड्स एंड नामक स्थान है। जबकि अन्य अगर इसी नाम के स्थानों की बात करें, ऐसे ही अंग्रेजी नाम के जो स्थान है जैसे ब्राइट एंड कॉर्नर है अल्मोड़ा में, क्लाउड एंड है मसूरी में, एबट माउंट जो है चंपावत में, और जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में आप जानते हैं। तो ऐसे नाम कभी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए गुर्जर देव का देवालय किस मंदिर समूह का हिस्सा है। तो देखिए एक देवालय है गुर्जर देव का देवालय,
ये इन चारों में से किस मंदिर समूह का हिस्सा है? तो गुजर देव देवालय की अगर हम बात करें तो ये हिस्सा है द्वाराहाट मंदिर समूह का। ठीक है, द्वाराहाट मंदिर समूह का हिस्सा है जो दूनागरी देवालय जिन्हें हम कहते हैं, द्वाराहाट के समीप स्थित है। इनमें से भी देखिए जो यहाँ पर द्वाराहाट में 6 मंदिर समूह है। ठीक है, 6 मंदिर समूह। तो कौन कौन से 6 मंदिर समूह है? जो पहला है वो है गुजर देव, ठीक है, मंदिर समूह। दूसरा है रतन देव मंदिर समूह। तीसरा है बद्रीनाथ मंदिर समूह। देखिए बद्रीनाथ मंदिर समूह किस मंदिर के अंतर्गत है? तो द्वाराहाट, याद रखिएगा कुमाऊं में। अगला है कचहरी मंदिर समूह, मनियान मंदिर समूह, मनियान, ठीक है, यानो मनियार मंदिर समूह है। इसके बाद अगला है और अंतिम है मृत्युंजय मंदिर समूह। ठीक है, तो 6 मंदिर समूह यहाँ पर है। कत्यूरियों ने इनका निर्माण किया है। उनके कला प्रेम का ये उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। हम ऐसे ही प्रश्न आप सबके लिए लाते रहेंगे जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। धन्यवाद।